अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 18% जनरल सेल्स टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, PHL होल्डिंग, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स और TV फीस। ये किसी अकाउंटिंग बुक की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे बिजली के बिलों की कहानी है। बिजली बनाने के लिए कोयला, फर्नेस ऑयल या गैस की लागत बढ़ गई है तो बोझ आवाम पर आएगा। ये है हमारे बिजली के बिलों की कहानी। पावर सेक्टर बिजली चोरी रोक नहीं सकता। लाइन लॉसेस का सारा बोझ भी बिल भरने वालों को ही उठाना है, हमें आपको ही उठाना है। ये है हमारे बिजली के बिलों की कहानी। रिकवरी ठीक ना करने से पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है ये बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ भी कचूमर किसका निकलना है? आम आवाम का। ये है हमारे बिजली के बिलों की कहानी। गरीब पाकिस्तान के सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया को तो मुफ्त बिजली चाहिए, लिहाजा इसकी कीमत भी हमें आपको, इस आवाम को ही देना है। ये है आज के बिलों की कहानी, जिसकी वजह से हर जगह पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लोग फट पड़े हैं। जी हाँ नाजरीन, PDM हुकूमत तो घर चली गई है, मगर इनके किए मुश्किल फैसलों का बोझ निगरान हुकूमत उठा पा रही है ना, आवाम से बर्दाश्त हो रहा है। हर घर की ज़रूरत बिजली तो पहले भी महंगी थी, मगर जो भारी भरकम बिल इस बार आ रहे हैं उन्होंने सही मानों में आवाम को हज़ारों वॉट का झटका दिया है। महंगी बिजली और ऊपर से कई तरह के टैक्स ऐड होने से लोगों को सिविल नाफरमानी पर मजबूर कर दिया है। बिजली के बिल ज़्यादा आने पर खैबर से लेकर कराची तक यानी पूरे पाकिस्तान में आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। कहीं बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है तो कहीं बिल पे ना करने की मुहिम चल रही है। कुछ जगहों पर तो वाबदा मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि उनका क्या कसूर है। सूरत हाल तो ये है कि तनख्वाहदार तबके की सैलरी कम है और बिल इस बार कहीं ज़्यादा आए हैं, यानी बिल दें तो फिर खाने के लिए कुछ नहीं बचता। बगैर AC के गुजारा करने वाले जो लोग हैं उनको भी 25-25 हज़ार के बिल थमा दिए गए हैं। मसाजिद में बिल जमा ना कराने के ऐलानात किए जा रहे हैं। कई शहरों में कारोबारी बिरादरी जहाँ बिलों की अदायगी के बाइकआउट की मुहिम चला रही है, वहीं पर हुकूमत की तरफ से एक्शन न लेने पर शटडाउन हड़ताल का इंदिया भी दिया जा रहा है। वकला बिरादरी भी मैदान में आते हुए बिल ना देने वालों की कानूनी मुआवनत उन्होंने करने की ठान ली है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जितना बिजली का इस्तेमाल है उतने ही बिल के अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस क्यों हैं? बाज़ जगहों से चंद यूनिट्स पर हज़ारों रुपए बिल आने की शिकायत सामने आ रही हैं, लेकिन उसके साथ टैक्सेस इतने ज़्यादा है कि बिल हज़ारों में पहुंच रहा है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली के ज़्यादा बिल आने पर लोगों पर क्या बीत रही है, लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी जानिए। हम इंशाल्लाह ये सारे के सारे पूरी मार्केट जो है इकट्ठी होके ये बिल जो है ना ये यहीं पे जलाएंगे, हमने जमा नहीं कराना। ये याशियाँ करें और टैक्स मैं दूं, मैं अपना 8,000 बिल देने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके बच्चों को जिम्मेदार नहीं, मैं अपने बच्चों को जिम्मेदार हूँ। ये बिल मैंने नहीं जमा करवाना, मेरी सहूलत नहीं है, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। ये हुकूमत जो नालायक हुकूमत है, मैं इनको नहीं मानता। ये मैं बिल आपके सामने फाड़ने लगा हूँ, मैं इसको नहीं जमा करा सकता, मेरी इसकी पहुँच नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 275 यूनिट दिए हुए हैं और बिल उन्होंने अपनी मर्जी का दिया हुआ है। पैसे हम देते हैं, याशियाँ ये करते हैं। यहाँ तो सारे जो बड़े वापडा वाले हैं इनके भी बिल ऐसे भेजे जाए ना तो इंसाफ हो। 236 यूनिट का बिल बनाना सी, 514 यूनिट का बिल बना दिता इन्होंने। 36,000 रुपया गरीब आदमी कितों देवे? रिक्शा चलाई दा मकसद कहता है घर खाइए कि इन्होंने बिल दईए, दवाइयां पूरियां करिए, घर दियां ये बिल अदा करिए। हार्ट दा मरीज आ ना तो बिल बिजली पूरे होंडे ना कारोबार। खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ करे, कुछ आवाम गरीब आवाम का ख्याल करे। बिजली महंगी है, सब कुछ महंगा हो गया है, रोजगार है ही नहीं। जो स्टाफ है बिजली का उसके पीछे 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए बिल आता है। महंगाई हो गई, बिजली भी महंगी हो गई, लोग बड़े परेशान है। 1,000 रुपए कमाने वाला शख्स कैसे अपने घर का बिजली का बिल अदा करेगा? 20,000, 30,000, 25,000। गरीब आवाम के लिए जो है बिजली जो है ना और सस्ती करे। इसके अलावा जो टैक्सेस आप लोगों ने जो है ना बजट में लगाए वो भी जो है ना वापस ले। अब घर का खर्चा चलाएं या बिजली के बिल भरें या गैस के बिल भरें। तनख्वाह 50,000 रुपए, मेरे पास बिल आया 60,000 रुपए का। मेरी जेब में अब जो मोबाइल है, मैं ये मोबाइल सोच रहा हूँ बेच के बिल भरूँ। हाल ये है कि 20,000, 22,000, कभी कभी 50,000 भी ठोक देते हैं। बिल इतने भेज रहे कि हालात बुरे, आवाम खाने को कुछ नहीं मिल रहे, बिल क्या भरेंगे? वो बंदा अफोर्ड कर लेता था, अब तो 20,000, 25,000 कौन भरेगा यार? तो ये हैं आम आवाम के हालात कि किसी की अगर तनख्वाह 50,000 है तो वो 60,000 का जो बिल आया वो कहाँ से भरे। अवामी रद्दमल देखते हुए बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं।
लोग जो वापडा के दफातर हैं वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, वापडा के जो मुलाजमीन हैं उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। बिजली के बिलों पर अवामी रद्दअमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में इस वक्त एक निगरान सेटअप चल रहा है और आम इंतखाबात को लेकर भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। बज़ाहिर अवाम का रिएक्शन निगरान हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज बनता नज़र आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने सूरत हाल को का नोटिस लेते हुए हंगामी इजलास तो बुला लिया है, लेकिन सवाल ये है कि निगरान हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए है क्या मैंडेट है उनके पास, वो भी ऐसे वक्त में जब IMF मुआहदे की शराइत की जो तलवार है वो सर पर लटक रही है। IMF के मुआहदे में आप सब्सिडी दे ही नहीं सकते हैं उस मुआहदे के मुताबिक, तो आप रिलीफ कैसे देंगे। ताजिर और कारोबारी बिरादरी भारी भरकम बिलों में ऐड जो जालिमाना टैक्सेस हैं उनको वापस लेने का मुतालबा कर रही है और मुतालबात मंजूर ना होने पर फिर पहिया जाम हड़ताल की धमकियां भी दी जा रही हैं। क्या ताजिर बिरादरी इस तरह अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा पाएगी? मैं बात करूंगी, मुझे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर साकिब रफ़ीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। साकिब साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हम रिएक्शन देख रहे हैं आवाम का, बिजली को जो बिल आ रहे हैं, अब ये बात तो एक हकीकत है कि वापडा के मुलाजमीन को मारने से बिजली के बिल कम नहीं हो जाएंगे, महंगाई कम नहीं हो जाएगी, अगर हम बिजली के बिल जला देंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। मसला ये है कि पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो 90 की दहाइयों की पॉलिसियाँ हों, 2002 में एक पॉलिसी बनी और बाद में जो हमारे 90s के जो मुआहदे चल रहे हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों के साथ, जो पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आपको लगता है कि ये निगरान हुकूमत के इख्तियार में ये सब कुछ है? निगरान हुकूमत ये सब कुछ कर सकती है, रिलीफ दे सकती है? ऊपर से जो ताजिर बरादरी है, कारोबारी तबका है, आप लोग भी जो है वो एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा टफ है निगरान हुकूमत के लिए कि वो किसी भी किस्म का रिलीफ दे सके विद द पावर्स दे हैव, बट स्टिल उन लोगों ने एक अच्छे तरीके से अगर हमारी बात सुन ली है और प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड अप एन इमरजेंट मीटिंग टुमारो टू एड्रेस द इशू। वी आर होपफुल कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा। असल में इस वक्त करने की क्या जरूरत है? हम हुकूमत को बड़े अरसे से, हम रियासत को बड़े अरसे से ये बातों पे कन्विंस कर रहे थे कि अपने अखराजात को कम करने की जरूरत है। ये जो 1,90,000 सरकारी मुलाजमीन को 34 करोड़ यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, इसको कर्टेल करने की जरूरत है। स्टेट के ऊपर जो SOEs नुकसान में जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये तमाम अखराजात अल्टीमेटली हम लोग पे कर होते हैं। आज एक ब्रीफिंग हुई है सेक्रेटरी की तरफ से द मीडिया पर्सन, जिसमें उन्होंने कुछ बताया कि कुछ एम्प्लॉयज की हम लोग जो यूनिट्स हैं दे आर टेकिंग देम बैक, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबको सर जोड़ के बैठ के एक ऐसे लाएमल के ऊपर काम करने की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई इतना ज्यादा काम नहीं कर सके जिस तरह वॉर प्रोटेक्ट पे काम करने की जरूरत है, तो स्टिल वी आर नॉट दैट मच लेट। हमें आज भी रिन्यूएबल एनर्जी मसला ये है कि हम ऐसे मुआहदों में फंसे हुए हैं पावर प्लांट्स के साथ, जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, कि आप बिजली खरीदें ना खरीदें बट यू हैव टू पे। हमें कैपेसिटी चार्जेस में, आपको कैपेसिटी की मद में सालाना 2010 अरब आपको पे करने ही करने हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ अगर इसमें टैक्सेस मिला लें तो जो कंपनियां हैं ये सालाना हम लोगों से, पूरी आवाम से 3,000 अरब रुपए इकट्ठे करते हैं। मसला ये है, मसला हुकूमत की पॉलिसीज़ का है, उन मुआहदों का है जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिन पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, नजरसानी करने की जरूरत है और बहुत एग्रेसिवली नजरसानी करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म प्लान करने की जरूरत है। अभी भी मैं कहता हूँ अगर आज भी नजरसानी ना की और इसी तरह से IPPs के मुआहदे चलते रहे तो आज तो चलो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगले महीने क्या होगा, उससे अगले महीने क्या होगा और उससे अगले आने वाले सालों के अंदर क्या होगा, तो एक बहुत वर्स्ट किस्म का पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने का अंदिया दिया जा रहा है। कुछ फैक्ट्रीज ओनर्स हैं जिनके बिल्स मेरे पास मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, जिन्होंने आके बिल मुझे दे दिए कि हम वो पे नहीं कर सकते, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब एक फैक्ट्री ओनर अगर बिल पे नहीं कर सकता तो मुझे एक बात बताएं, रिक्शा चलाने वाला जो है वो कैसे हजारों के बिल पे करे? बिल्कुल नहीं पे कर सकेगा, बिल्कुल नहीं पे कर सकेगा। और एकदम से मैं थोड़ा सा कुछ आज से चंद माह पहले जब IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जुलाई में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट डिक्लेयर होगी, SIFC का जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल का इनेकाद हो गया, इन्वेस्टर्स का एतमाद पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा था, देयर वर पॉजिटिव न्यूज कमिंग, डॉलर थोड़ा सा कर्टेल हो रहा था, बट सडनली एकदम से पिछले कुछ दिनों के अंदर मतलब 2 हफ्तों के अंदर एकदम से एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस हुई
और आप यकीन कीजिए कि अभी हम ये लाइनअमल तय ही कर रहे थे कि हमने क्या लाइन ऑफ एक्शन बनाना है, तो अभी हम पिछले की बात कर रहे थे, एकदम 4.5 रुपए यूनिट और बढ़ गया और हम एकदम शॉक में आ गए कि यार हम क्या करें। अभी आप देखें ना डॉलर कहाँ पे चला गया है। हम बाहर से आप देखें LNG गैस, आप देखें कोयला, फर्नेस ऑयल, हम सारा अगर इंपोर्ट करेंगे हमें पेमेंट तो आपको डॉलर्स में करनी है ना। डॉलर कहाँ पे चला गया है? तो ये सारा कंज्यूमर किससे निकलेगा? हमसे, आपसे निकलेगा। The story is not ending over here. जून के अंदर गवर्नमेंट हैज एग्रीड कि उसने गैस की प्राइसेस 45 to 50% इंक्रीज करनी है। नवंबर में देयर इज एन IMF रिव्यू ड्यू और आप यकीन कर लीजिए कि IMF ने सबसे पहले टेबल के ऊपर ये शर्त रखनी है और नवंबर में आपको मजबूरन गैस की प्राइसेस को भी 45 to 50% इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको टैक्सेस कलेक्शन का भी जो टारगेट है उसको अचीव करना है, उसको मीट अप करना है। अब अच्छा, टैक्सेस कलेक्शन के ऊपर भी हम बड़े कैंडिडेट हैं इस बात पे कि जब टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा होता सरकार से या मुख्तलिफ इदारों से, तो अल्टीमेटली बिजली के बिल में ऐड कर देते हैं। क्योंकि बिल तो हर एक ने पे करना है, तो एक आसान तरीका ढूंढ लिया कि टैक्स कलेक्ट यहाँ से नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताएं कि ताजिर बिरादरी क्या कर सकती है? मार्केटें अगर आप बंद कर देंगे, आप हड़ताल पर चले जाएंगे, ऑब्वियसली आप लोग भी मुतासिर होंगे, सब जो आप लोगों की कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं वो भी मुतासिर होंगे, उनके घर के भी चूल्हे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो आपको समझ लगता है कि यही एक तरीका है, दुकानें बंद कर देना, शट डाउन कर देना, पहिया जाम कर देना? ऐसे तो हालात और वर्स्ट हो जाएंगे। नहीं, देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट था, हमने गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ सेक्शन में बजट तजावीज़ दी, उसके अलावा गाए बगाए हम लोग लेटर्स लिखते रहे, मुख्तलिफ सेमिनार्स में मुख्तलिफ सेक्शन में कहते रहे। बट अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए थे कि आज हमने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं मुख्तलिफ चेंबर के सदूर के साथ राब्ते में हूँ। मुझे आज कराची से लेके आप कह सकते हैं गवादर से लेके ऊपर नॉर्थ में हुंजा तक के तमाम चेंबर्स की मुख्तलिफ चेंबर्स के प्रेसिडेंट की कॉल आ रही है, व्हाट द लाइन ऑफ एक्शन। हम नहीं चाहेंगे कि पहिया जाम की तरफ हम जाएं, हम नहीं चाहेंगे कि शट डाउन की तरफ हम जाएं। हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है इन द कमिंग वीक, बट वी आर होपफुल ऑन द अदर एंड कि गवर्नमेंट विल लिसन टू आवर इश्यूज। कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। हुकूमत को भी चंद हफ्ते हुए हैं ना, 2 हफ्ते तो हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए। आपको नहीं लगता ये PDM हुकूमत का किया धरा है सारा कुछ? देखिए, खराबी तो बहुत अरसे की है। मैं पिछली गवर्नमेंट को या उससे पिछली गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को क्या ब्लेम दूं? ये IPPs के मुआहदे भी सरकारी मतलब हमारे सियासी कायदीन ने किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, सियासी भर्तियां हुई हैं। There is inefficiency across the board। मैं बात क्या यही तो लोग बारियां ले लेके बार बार आते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, यही लोग तो बार बार आ रहे हैं बारियां लेकर। इन्हीं से पूछना है ना ऐसे ये। बट अब स्टिल मैं वही बात करूं, जो होना है उसको तो हम पीछे को अंडू नहीं कर सकते, मैं और आप अंडू नहीं कर सकती। बट समवेयर राइट नाउ एट द मोमेंट with the current setup, with the upcoming government, whatever the people are planning for the government, कुछ shadow budgets अभी आएंगे, कुछ financial plannings आएंगी। हमें ये देखना है कि हमने आने वाले पाकिस्तान को कैसे सिक्योर करना है। हमने ये देखना है कि हमने आने वाले सालों में अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरह अग्रेसिव और फुटिंग में लेके जाना है। अगर हम ये आज भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान विंड के साथ, पाकिस्तान हाइडल के साथ, पाकिस्तान सोलर के साथ 365 में से 302 दिन तो हम लोग एक सन को देख रहे होते हैं। अगर हम आज भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, हमने नेट मीटरिंग को इनकरेज नहीं करेंगे, हम सोलर फाइनेंसिंग को इनकरेज नहीं करेंगे, मैं चाहता हूं कि आज हम तमाम बिल्डिंग कोड्स के अंदर सोलर पैनल्स को मस्ट कर दें। हर बंदा जो घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, कोई भी इमारत बना रहा है, सोलर पैनल उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल होने चाहिए। सोलर पैनल्स को इंक्लूड करें। पाकिस्तान को शिफ्ट होना चाहिए फौरन से सोलर एनर्जी के ऊपर, पाकिस्तान को शिफ्ट होना चाहिए अपनी कोस्टल लाइन को यूज करते हुए, विंड एनर्जी के ऊपर हर तरह के मीन्स को यूज करते हुए पाकिस्तान होना चाहिए। हाँ, पीछे खराबियां हुई, मैं किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता हूँ। चेंबर बीइंग हेड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम ए पॉलिटिकल होते हैं, वी हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट। हम उनको गाय बगाए नए इलेक्शन 6 महीने में हो, साल में हो, आपको क्या लगता है किस पार्टी के पास इसका सोल्यूशन है? Again, something too early to say anything. Elections 90 days के अंदर होने चाहिए as per the constitution, but हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कुछ टाइम चाहिए, कुछ आपकी हल्का बंदियां हो रही हैं। कारोबारी तबका क्या समझता है किस पार्टी के पास, जो ऑलरेडी 2-2, 3-3 बार हुकूमतें कर चुके हैं, उनके पास, किसके पास ये इसका सोल्यूशन है? PTI के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है, नून लीग के पास है? कौन अवाम के लिए रिलीफ का सबब बन सकता है? पास्ट प्रैक्टिस तो ऐसी होती रही थी कि जब ये इंटर्म गवर्नमेंट्स आती हैं तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये अपने शैडो बजट्स बनाती हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाती हैं, वाइट पेपर्स बनाती हैं, और फिर उसके आके मुख्तलिफ चेंबर्स में इनके सेशंस होते हैं और ये आके बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेती हैं, उनके साथ एक डिस्कशन करती हैं। सब्ज बाग दिखाते हैं इलेक्शन से पहले।
I don't want to comment on something like this, but हम इनके साथ जब डिस्कशन में जाते हैं, हम इनकी फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं, तो उसके बाद ही बेहतर बताया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो है वो तैयारी के साथ आ रही है, कौन सी पार्टी जो है वो सबक दिखा रही है. बट अगेन हैविंग सेड दैट ऑल दिस थिंग, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त हर तरह के ताउन के लिए तैयार है. हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को सियासी तौर पे, पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना चाहेंगे जिसके पास एक मजबूत प्लान होगा, जिसके पास कोई रोड मैप होगा, जिसके पास कोई इन मसाइल से बाहर निकलने के कोई सोल्यूशन होंगे. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सियासी फैसले ना ले. सही. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो फैसले ले, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, मिसाल के तौर पे हमारी मार्केट से एकदम बंद करने के फैसले हो जाते हैं, घरों को बिजली दी जाती है, क्योंकि वहां से वोट लेना होता है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब रफीक, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका. मज़हर साहब, इस वक्त जो पूरे मुल्क पे हालात बने हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, वापडा के मुलाजमीन को मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी तनख्वाह 25,000 है, बिल उसे 50,000 आ रहा है. तो सूरत हाल जिस कदर एक जालिमाना सूरत हाल, अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, इसका कसूर पीडीएम की हुकूमत पर डाला जाए, क्योंकि निगरान हुकूमत को तो आए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है. सर देखिए, जाहिर है अभी सूरत हाल और भी ज़्यादा संगीन हो सकती है. मैं सिविल वॉर तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से महंगाई हो या इस तरह की चीज़ें हों, उस पर कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखने को मिला हमें. और ये आज की बात नहीं है, कई सालों की बात है. वाकई एक बहुत ही मौसर एहतजाज जिसे हम कहते हों, जिसमें लाखों की तादाद में लोग निकलें और ये प्रोटेस्ट करें कि बिल्कुल महंगाई जो है काबू से बाहर चली गई है. और हकीकत ये है कि महंगाई काबू से बाहर चली गई है. लोगों की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें हम, जिस तरह बहुत सी जगहों पे ये वाक़यात हुए, जैसे अभी आपने जिक्र किया वापडा वालों का, इसी तरह कराची में के इलेक्ट्रिक, मुझे पता है कि इससे हट के महंगाई पर जो है वो बिल्कुल सूरत हाल बिजली के बिल लोगों के लिए बिल्कुल पे करने के काबिल नहीं रहे हैं. लेकिन के इलेक्ट्रिक या वापडा के मुलाजमीन को मारपीट से क्या मिलेगा? यानी एक गरीब को, अगर आप एक गरीब मारेगा तो उससे क्या मिलेगा उसको? खुदकुशियां भी हल नहीं है, बिल जलाना भी हल नहीं है. बिल नहीं, जाके उन दफातर के सामने, हुक्मरानों के दफातर हो, के इलेक्ट्रिक का दफ्तर हो या दूसरे दफ्तर हो, वहां जाके 1 लाख आदमी जाके बैठ जाए, वहां 2 लाख आदमी जाके बैठ जाए, 50,000 लोग जाके बैठ जाए इन दफातर के सामने और कहें कि जब तक इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करते हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तो एक एहतजाज होगा. लेकिन आप कोई आदमी अगर आता है उसके लिए और उसको आप वैसे भी कह सकते हैं कि भाई तुम चले जाओ, हम नहीं ये पे कर रहे, या जो भी एहतजाज का तरीका हो, लेकिन फिजिकल वायलेंस. बज़र साहब, ये सोचा समझा आपको मंसूबा नहीं लगता कि जब तक इत्तेहादी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, तब तक इतना ज़्यादा वर्स नहीं थी सिचुएशन बिलों के हवाले से? अब जैसे निगरान हुकूमत आई है, इस महीने के बिलों ने लोगों की जानें निकाल दी हैं. ये एक सोचा समझा मंसूबा नहीं है? नहीं, ये सारा सिलसिला तो देखें, शादिया सिलसिला देखिए, अब डॉलर अगर 320 तक पहुंचने जा रहा है, ये सूरत हाल हो गई है, तो पीडीएम तो पूरी जिम्मेदार है. वो तो इससे ये सब उसी सिलसिले का है ना, जो IMF से आपने एग्रीमेंट किया है. जी. उसी सिलसिले की कड़ी है. तो पीडीएम अपने आप को इससे बरी जिम्मा तो नहीं करार दे सकती. तो उनके लिए तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू होगा अगले इलेक्शन में. ये जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, गैस है, पानी नलकों में नहीं आता, ये सारे जो सिविक इशूज हैं, चूँकि आपने हमारे मुल्क में हमने लोकल बॉडीज को तो मजबूत किया ही नहीं. बिल्कुल. लोकल बॉडीज को मजबूत करते हम तो हर चीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या मरकजी हुकूमत अपने पास रखती है, सूबाई हुकूमत अपने पास रखती है. ट्रांसफर ऑफ पावर का तो तस्वुर ही नहीं है यहाँ की, ट्रांसफर नीचे की निचली सतह तक.
तो लिहाजा अब सारा दबाव भी उन्हीं पर आता है, सारा गुस्सा भी उन्हीं पर निकाला जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ जैसे जमात इस्लामी बड़ा मौसर एहतजाज कर रही है, लेकिन उनसे भी यही दरख्वास्त है कि आप एक इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉई को मार कर क्या मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर आपने एहतजाज करना है तो वहाँ जाके आप ये टिम्बर मार्केट के लोग हैं, टिम्बर मार्केट के लोग ये तो बताएं कि वो खुद कितना टैक्स देते हैं। ये तो बताएं कि वो ताजिर जो है हमारा वो टैक्स कितना देता है। तो ये ताली दोनों हाथ से बचती है। हल हमें तो लगता है हल किसी के पास नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब लंदन से अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, उनके पास हल है, 3 बारियां ले चुके हैं। क्या पीपल्स पार्टी के पास हल है? नहीं शादिया, देखिए तरीका एहतजाज के तरीक़ेकार हमें बदलने पड़ेंगे। हम वही स्टीरियोटाइप एहतजाज करते हैं, आगे प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर दिया या बिल जला दिए, कुछ बिल जला दिए। या तो ये पता चले ना कि पूरा कराची शहर बिल नहीं दे रहा, हाँ। पूरा लाहौर शहर बिल नहीं दे रहा, पूरा पाकिस्तान बिल नहीं दे रहा। वो तो होती है एक सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन ये कि अगर के चंद 100 लोगों में चंद दर्जन लोगों ने आके बिल जला दिए तो उससे तो वो तासुर नहीं बनेगा। एहतजाज का वो तरीका होना चाहिए जिस तरह आप देखें कि जब इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया था तो लंदन और अमेरिका में खुद 5-5 लाख 10-10 लाख लोग निकले थे और उन्होंने खामोश एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया अपना। उस तरह का एहतजाज के तरीके। मसला ये है कि निगरान हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं ना सर। जिस IMF मुआहदे में हम फंसे हुए हैं वहाँ सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ आप सब्सिडी दे नहीं सकते। तो इस वक्त तो हमारे सरों पे निगरान हुकूमत ही है ना, तो रिलीफ किससे मांगे, कौन दे सकता है? निगरान हुकूमत नहीं, निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन भी तो आएगा ना। हाँ, मौजूदा सिचुएशन को कैसे हैंडल करें सर? नहीं, मौजूदा सिचुएशन को इसी तरह हैंडल करें, ये एहतजाज करें और उनसे कहें कि जी ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और फिर लोग कलेक्टिवली करें ना। अगर आप फर्ज करें आप एक दिन की सारी जमातें मिलकर जो समझती हैं महंगाई है और जो समझती हैं महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त है, वो कहें, स्ट्राइक की कॉल दें कि जी शहरों या मुल्क की तो बड़ी बात है, ये स्ट्राइक की कॉल दे के देखें कि जी कल लोग या परसों लोग शहर को एक दिन के लिए शटर डाउन करें, मुकम्मल तौर पे पहिया जाम करें, देखें लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन सर हमारी जमहूरियत का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन के दिनों में नवाज शरीफ भी बाहर से आ जाएंगे, बड़े बड़े जलसे होंगे, कैंपेन्स होंगी, वो सब्ज बाग दिखाएंगे, PTI अपना मंशूर देगी, अलीम खान की पार्टी अपना मंशूर देगी, पीपल्स पार्टी अपना मंशूर देगी। अब बेचारे मासूम अवाम, इन्हें क्या पता कि हल किसके पास है। लोग भी तो अपना मंशूर दे ना, लोग दे मंशूर, निकल के मंशूर इसी तरह दिया जाता है कि लोग निकल के कहें कि कोई आके हमने ये प्रॉमिस करे कि ये बिजली का बिल जो है वो 50% कर देगा। लेकिन लोगों को खुद ये भी जो है अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि हम भी टैक्स देंगे, हम भी जो है वो। यहाँ 50 लाख घरों के भी वादे हुए, 1 करोड़ नौकरियों के भी वादे हुए, यहाँ तो बड़े वादे हुए सर। वादे तो हर कोई करता है जलसों के दौरान। ये तो देखे ना कि आपको एक मौका मिलता है ना, तो अगर आप उन्हीं जमातों को जो आपसे ये वादे करती हैं और फिर वादे पूरे नहीं करती, तो आपको इलेक्शन में एक मौका मिलता है कि आप उन जमातों को मुस्तरद करें। सही। अगर मुस्तरद आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि लामहला आप उस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही। या उनकी बात से कन्विंस होते हैं। तो लोगों के पास एहतजाज का एक तरीका आ रहा है, वोट का भी एक तरीका आ रहा है। एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन वायलेंस फ्री प्रोटेस्ट करें। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आ छोड़ से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पिछले 1.5 साल से इलेक्शन के गिर्द घूम रही है।
लेकिन अभी तक पता नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। जमहूरी ममालिक में तो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन हो जाते हैं और किसी को कानूकान खबर भी नहीं होती, कोई तनाज़ा होता है ना कोई जुर्रत करता है कि इलेक्शन को मुकर्ररा मुद्दत से आगे पीछे कर सके। लेकिन एक हमारा मुल्क है कि जहाँ जमहूरी रवैयों का फुकदान नज़र आता है, हत्ता कि अपने अपने सियासी मफादात को सामने रख कर आइन की अपनी ही तशरीह कर ली जाती है। सूबे पंजाब और KPK में निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से इतना तवील हो गया कि आइन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर चुका है, जबकि जनरल इलेक्शन की रास्ते में नई मरदमशुमारी को रुकावट बनाकर तवालत का एक शेड्यूल भी सामने आ चुका है। मरदमशुमारी की मंजूरी का शोशा जाते जाते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत ने इकट्ठे छोड़ा था, लेकिन अब दोनों जमातों में इसी नुक्ते को लेकर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आने लग गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि अगर बर वक्त यानी 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क आइनी बहरान का शिकार हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हल्का बंदियां नहीं बल्कि इलेक्शन ज़रूरी हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा तो उसके लिए भी हम जाएंगे। जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत में रहते हुए पीपल्स पार्टी ने पहले मुतफ़िका फ़ैसले किए तो अब क्यों तनकीद की जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मामले पर सियासत कर रही है या उनके साथ सियासी हिस्से में कोई ऊंच नीच हो रही है? हमने यही सवाल अपने शो में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन के सामने कल जब रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? बस वो यही सियासत कर रही है कि जी हम पॉलिटिकली और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल के हम ये है, ये सारी चीजें इन्होंने खुद किया। क्या सेंसस में इनके चीफ मिनिस्टर नहीं बैठे हुए थे? अब कहते हैं वहां में ये कहा गया था, भाई कहने से नहीं होता। नाजरीन, राना तनवीर की तरह लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के लोग आधा सच बोल रहे हैं। मरदमशुमारी के इत्तफाक राय से मंजूरी के वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का जो बंदियां हैं ये आइनी मजबूरी हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि नई मरदमशुमारी को इलेक्शन इल्तवा का जवाज़ बनाना ठीक है? एक सवाल ये भी है कि अगर नई मरदमशुमारी के बाद नई हदबंदियां करना एक आइनी मजबूरी है तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना भी आइनी मजबूरी नहीं है? इलेक्शन कब होने चाहिए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी है। नून लीग इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों कराने के इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी की 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होनी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी अपने जो अगला लाहे अमल है उसका ऐलान करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को बर वक्त इलेक्शन पर कायल कर पाएगी? अगर इंतखाबात बर वक्त नहीं होते तो इसकी वजह से मुल्क को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। फैसल करीम कुंडी साहब, कल आप लोगों की जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया कि आप लोग ये समझते हैं कि किसी भी सूबे में सीटें तो कहीं पर सूबों में बढ़नी नहीं है, जिसकी वजह से हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, तो नून लीग ये कहती है कि जब मुतफ़िका तौर पर आप लोगों ने मंजूरी दी, और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जब इसकी मंजूरी दे रहे थे तो ये तो बड़ी लिखी पड़ी सी बात थी कि आप अगर ये इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने हैं तो हल्का बंदियाँ भी तो ज़ाहिर है होनी है। तो अब आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं कि इलेक्शन हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन ज़रूरी है? और आप लोगों को टाइम का भी अदराक था कि ज़ाहिर है इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं। आप लोगों के जो पार्टी के रहनुमा थे वो टीवी चैनल्स पर आकर कहते थे कि 3-4 महीने लग जाएंगे, इलेक्शन जनवरी-फरवरी में हो सकते हैं। तो अब एतराज़ात क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने इंट्रो में PMLN के 2 लीडरान की वो भी सुनाया अपना, जो उन्होंने आपके चैनल पे बात की। देखें, मुझे अभी तक आपने दोनों को जो सुनाया, गालिबन मुझे मेरे सीनियर भी हैं, मुझे वो बता दें कि आइन में कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है मरदमशुमारी जो है वो इलेक्शन से पहले होनी है और इस पर इलेक्शन नहीं होती। आइन में लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन है। आइन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। अगर कहीं है तो मुझे बता दें। हाँ, एक शर्त पे है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, आपकी आबादी 24 करोड़ हो चुकी है 21 करोड़ से, लेकिन आपने सीटें बढ़ाने की बात नहीं की है, आपने सिर्फ कहा डिलिमिटेशन। अगर डिलिमिटेशन इतनी ज़रूरी है तो इसी 90 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इसी के अंदर एक चीज़ें कर लें। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है कि आप ये डिलिमिटेशन नहीं है। कल आप देखें, अदालत में जाते हैं, अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हमारे अदालतों का ये हाल है कि मुख्तलिफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। असम्बली का टाइम खत्म हो चुका है और आज तक जो है असम्बली ने 5 साल पूरे भी कर लिए हैं और आज तक पेंडिंग खड़े हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आइन में जिक्र है 90 डेज के इलेक्शन का,
तो लेकिन जो आप सीटें बढ़ाने की बात करें कि सीटें बढ़नी नहीं है, क्या आप लोगों को इस चीज़ का पहले नहीं पता था जब सीसीआई की मीटिंग हुई? क्या ये सब चीज़ें तब डिस्कस नहीं की गई थी? क्योंकि सीटें बढ़ने का जो मामला है वो जाहिर है वो तो नहीं बढ़नी, वो तो फिर एक नामुमकिन सी बात हो जाती ना। फिर तो उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। आईनी तरमीम के लिए जाहिर है 2/3 चाहिए था, कौमी असम्बली है नहीं, निगरान सेटअप है, वो तो फिर एक इम्पॉसिबल सी बात थी ना। तो क्या इन सब चीज़ों का अदराक नहीं था? क्या इन सारी रिजर्वेशंस को डिस्कस नहीं किया गया था पहले? सर देखें, बात यह है कि जब एक चीज आइन में नहीं है और मैं खामखा कहूं कि आप मुझे बताएं और आइन की तशरीह कर दें। आइन ने मुझे बताया ना कहाँ पे जिक्र है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे बता दें, मुझे आइन का कोई आर्टिकल आप बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होंगे, पहले डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद होंगे। लिहाजा इसमें कोई नहीं है। जो भी जमहूरी जमातें हैं, जो भी आइन की पासदारी की बात करते हैं, वो 90 डेज इलेक्शन की बात करते हैं। और सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, आवाम का सामना करना चाहिए। एडॉक पे अमूल नहीं चला सकते कि आप बोले कि नहीं आप ये कर लें और फरवरी में ये, उसके बावजूद भी आप देखें अगर हल्का बंदियां नहीं होनी तो भी मर्दमशुमारी का क्या फायदा? जाहिर है मर्दमशुमारी इसलिए करते हैं ना, आपको पता चले कि कितनी आपकी आबादी बढ़ी है, कहाँ कहाँ आपके लोगों की तादाद जो है वो बढ़ी है। तो जाहिर है ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है ना। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन अगर आप 90 डेज में करा लेते हैं, उसके बाद आप हल्का बंदी भी कर लें। अगर आपको सीटें भी बढ़ानी है, बाद में अगर आप बैठे 2/3 मेजोरिटी अगर आती है या पोलिटिकल पार्टी समझती है कि हमने सीटें भी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीजें इसको बहाना बना के आप इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। आप मुलतवी की तरफ जा रहे हैं और ये चीजें जो है इस वक्त जो है पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है या इकोनॉमिकल जिस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, उसका वायदा ये है कि आप नई असम्बली है, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। एडॉक पे मुल्क नहीं चलते कि आप कहेंगे नहीं 3 महीने और 6 महीने और फलां महीने, इस पे नहीं चल सकते। और जो ये चीजें हैं इस चीज से जो है ऐसी चीजें नहीं होती। और जितनी भी जमहूरी जमातें मैं समझता हूँ जो जमहूरियत में बिलीव करती हैं, वो यही कहेंगी कि इलेक्शन हो 90 डेज में हो और इस जो है इलेक्शन कमीशन अपना लेकिन नून लीग तो बिल्कुल अग्री है। जाहिर है आपको पता है कल इस चीज़ का ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ वापस आए तो जाहिर है 2-3 महीने उनको चाहिए इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। तो क्या वो इस मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन को डिले इसलिए कर रहे हैं, इलेक्शन से जान छुड़ा रहे हैं? आपको लगता है कि नून लीग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है और वही इसको सपोर्ट कर रही है ज़्यादा इलेक्शंस को डिले करने का? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता कि शायद कहीं जो है फरमाइशी प्रोग्राम पे इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन में जिक्र नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इलेक्शन होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जब आए, ये PMLN का अंदरूनी मसला है, वो आ जाए, कल आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए या पहले आते हैं, ये उनका अपना इंटरनल अफेयर है कि वो जब भी आना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मियां साहब आएंगे तो इलेक्शन होंगे। ये तो किसी आइन में किसी में नहीं लिखा। एक्ट ऑफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ। लिहाजा ये उनका अपना मसला है, कब आ रहे हैं, कब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कब वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आइन में लिखा है कि 90 डेज इलेक्शन, पीपल्स पार्टी इसी के ऊपर है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। मियां साहब पहले भी आ सकते हैं। समझ में नहीं आ रही, आप पीपल्स पार्टी को अंधेरे में रखा गया, आप लोगों ने खुलकर बात नहीं की, जो अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, किसने किसको अंधेरे में रखा? कोई इख्तलाफात नहीं। मैं नहीं समझता कि PMLN का कोई भी लीडर टीवी प्रोग्राम पे आके कहेगा कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं या हमें टाइम चाहिए फरवरी मार्च तक और हम इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, आवाम का सामना नहीं कर सकते हैं या कोई और बात है। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को हमेशा तैयार रहना चाहिए आवाम का सामना करने के लिए, आवाम में जाने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात ऐसी नहीं करेगी। और अब 29 तारीख को 29 तारीख को हमारा डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या बातचीत होती है। उसके बाद हम सेंट्रल कमेटी की पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन को कायल कर पाएगी? जो इलेक्शन कमीशन जाहिर है 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का तो एक वाज़ेह शेड्यूल दे चुका है ना, तो क्या आपके कहने पर रिवर्स करेंगे? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन हो सकते हैं? आप देखिए, कल खैबर पख्तूनख्वा में 21 अजला में जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस का उन्होंने शेड्यूल दे दिया है कि बल्दियात के ज़िमनी इलेक्शन होंगे। लिहाजा हम बिल्कुल उनको बोलेंगे कि आइन ये कहता है, आइन के मुताबिक है। उसके बाद जब ये मीटिंग हो जाती है, हमारी CC की मीटिंग लाहौर में उसके बाद होनी है और हम उस CC में फैसला करेंगे उस चीज़ों को। जो हमारा डेलीगेशन जाएगा वो ब्रीफ करेगा CC को और उसके बाद भी बस पार्टी फैसला करेगी कि हमने क्या मौका पर अपनाना है, हमने क्या करना है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, आपके चैनल्स में भी, मुख्तलिफ चैनल्स में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पहले भी कहा था, पहले दिन कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। फैसल करीम साहब, KPK और पंजाब में भी तो आइन यही कहता था कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होना ज़रूरी है।
वहाँ कोई आइन के लिए नहीं बोला, वहाँ कोई आइन के लिए खड़ा नहीं हुआ, वहाँ किसी ने किसी से एहतजाज नहीं किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट इशू किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने अपने टिकटें सबमिट करे इलेक्शन उसमें। अगर नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उस वक्त भी एक्शन लेते। हम तो अदालतें नहीं लगा सकते ना, अदालतें तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जैसे वाज़ेह अब आप लोग स्टैंड ले रहे हैं, आप लोग मौक़िफ़ एक अपना रहे हैं, अब आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन भी जाना है, उनसे मुलाकातें भी करनी है, ऐसा एक वाज़ेह स्टैंड उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों पीटीआई के इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र नहीं आई? नहीं, हमने पीटीआई के मौक़िफ़ को नहीं अडॉप्ट करना कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है या किसी जमात का आईनी मौक़िफ़ था 90 दिन का। इट्स नॉट अबाउट के पीटीआई बात कर रही थी, पीटीआई को हटा दें, आईनी मौक़िफ़ था। पीटीआई वालों ने कहा कि हमने अपना तो माइंड नहीं अप्लाई किया और हमने किसी कहने पे असम्बली तोड़ी हैं। सिटिंग वज़ीर आला उस वक्त का कह रहा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा वज़ीर जो है वो असम्बली तोड़ने के लिए। परवेज़ इलाही ने खुद कहा था कि अगर ये कुछ लोग पहले ही अंदर चले जाते तो ये दिन हमें देखने को न पड़ते। जब आप एक सीएम को मजबूरी कहते हैं तो जबरदस्ती आप असम्बली तोड़वाएं और किसी के कहने पे तोड़वाएं और ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, वो नहीं हो सका। आपने ऐसे मतलब है कि उसको जो है आपने किया और फिर आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त भी इलेक्शन हो जाता है, एक मफरूज़ है। तो आज पंजाब का सीएम जिस पार्टी का भी होता या केपी का वज़ीर आला किस जमात का भी होता, आज वो मरकज के इलेक्शन में डेफिनेटली असरअंदाज होता। माजी में भी असरअंदाज हुए, इलेक्शन कमीशन के फैसलों को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, असरअंदाज हुए थे। आपने भी देखा और मैंने भी देखा, कश्मीर का इलेक्शन भी देखा, माजी में जीबी का इलेक्शन भी देखा, किस किस्म के वहाँ के वज़रा। उस वक्त पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि ज़रूरी हम ये नहीं सिर्फ कह रहे कि 2 सूबों में करा दें, पूरे मुल्क में एक वक्त में करा दें, लेकिन जल्द इलेक्शन करा दें। ये पीटीआई का मौक़िफ़ था। पहली बात है कि पीटीआई की फरमाइश पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क नहीं चल सकता। हमने उनके साथ डायलॉग शुरू किए, हमने उनको एंगेज किया। हमारी इत्तेहादी जमातें नहीं चाहती थी कि डायलॉग्स हो, हमने इत्तेहादी जमातों को भी ऑन बोर्ड किया, पीटीआई को भी ऑन बोर्ड किया। हमने मुज़ाकरात किए, हमने उनके साथ बैठे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 9 मई का जो वाक़या पेश आया, जो उन्होंने किया, अगर 9 मई का वाक़या न करते तो शायद उस मुल्क में जल्दी इलेक्शन हो गए होते। अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन को कन्विंस ना कर पाए तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? आप लोग भी अदालत जाएंगे, चैलेंज करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जमहूरी इदारा है और जमहूरियत और आइन की जो है वो पासदारी वो भी करते हैं। अगर हमारे अगर खुदा न खास्ता अगर हमारी बातचीत एक जगह तक नहीं पहुंची तो पार्टी की सीसी ने फैसला करना है कि हम उसके बाद क्या एक्शन लेना है। सही। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, स्पेशली आपकी हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त लोगों के जो बिजली के बिल हैं, लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि किसी की अगर 40,000 तनख्वाह है तो उसको 60,000 बिल आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के पास अगर छोटी सी भी कोई सोने की चीज़ घर में पड़ी है तो बेचारे जान छुड़वा रहे हैं कि इस महीने का बिल अगर हमें ये बेच कर भी देना पड़े, अदा करना पड़े, तो वो कर रहे हैं। तो क्या ये सारा खमियाजा आप लोगों को लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी इसका पे ऑफ करना पड़ सकता है, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है? पिछले 16 महीनों में जो इस मुल्क का हाल हुआ है, जो इस वक्त लोगों को पे करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप की बात सही है कि सिविल नाफरमानी की तरफ ये जा रहे हैं। और आज आप देखें पिछले 2 दिन से टीवी चैनल्स पे जिस तरीके से बिजली के बिलों के खिलाफ लोग निकले हैं, तो ये 16 साल की बात नहीं है। उससे पहले भी एक हुकूमत थी जिन्होंने इस मुल्क का तबाही की थी। अब जो 16 महीने की बात करते हैं, बिल्कुल उसमें भी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उस दौरान भी बढ़ी है। IMF के पास हम गए, या डिफॉल्ट करना था या ये काम करना था। उसके बाद निगरान हुकूमत आई है, उन्होंने भी चंद दिन हुए, उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और खुदा न खासा शायद आगे भी उनको बढ़ानी पड़े। लेकिन ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इस पर सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है। अभी बैठकर इस मुल्क के लिए एक जो है आपको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरफ हमारा मुल्क खासा जा रहा है और लोग निकल रहे हैं। निगरान हुकूमत तो लोगों को पता है कि उनके वोटों से तो आई नहीं है, और हमारे लोगों को ज्यादा कोई पुरानी बातें याद नहीं रहती। उन्हें यही पता है कि निगरान हुकूमत से पहले जो लोग हुकूमत करके गए हैं उनमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें नून लीग थी, 11 जमातों का ये इत्तेहाद था। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि नून लीग तो ये बात कर चुकी है और बारहा कर चुकी है कि हमें इलेक्शंस में पॉलिटिकल अपनी जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार है इस चीज़ के लिए?
देखिए हम अपना केस अवाम के पास लेकर जाएंगे। 2008 से 13 तक पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी हुकूमत थी। उस वक्त भी हमें एक मुल्क जो मिला था वो जिस तरीके से डिक्टेटर ने हमें मुल्क दिया था, उसके बावजूद भी हमने जिस तरीके से अवाम दोस्त हुकूमत चलाई, हमने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया, हमने पेंशन में इजाफा किया, हमने लोगों को रोजगार दिया। फ्लड्स के बावजूद, दहशतगर्दी के बावजूद, ऑपरेशंस के बावजूद हमने इन चीज़ों में जो है हमने लोगों को जो नौकरियों से निकाला गया उनको दोबारा अपनी नौकरी में बहाल किया। तो हमने लोगों को रिलीफ दी। हमेशा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है लोगों को रिलीफ मिलता है। लिहाजा अपना केस लेकर जाएंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें किस जमात को वोट करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब आते। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पुरानी MQM के सारे धड़े इकट्ठे हुए, लेकिन सियासी मुकाबले के ऐन करीब पहुँच कर एक बार फिर से अपना मैदान लगा लिया है। आम इंतखाबात का बिगल अभी बजा नहीं और MQM से इख्तलाफात की खबरें सामने आने लगी हैं। MQM को लीड किसने करना है, कौन करेगा? मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी? मरकज़ी दफ्तर कहाँ होगा? MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद वाला ऑफिस या PSP का पाकिस्तान हाउस वाला दफ्तर? आइंदा किस किस ग्रुप के रहनुमाओं को टिकट्स देना है? और सबसे बड़ी बात, टिकटों की तकसीम का फॉर्मूला क्या होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो MQM के तमाम ग्रुपों को इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं। MQM के आगे आइंदा इंतखाबात में एक बड़ा और मुश्किल टास्क है, और वो है कि सिंध में गुज़श्ता कई बार हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना। दूसरा बड़ा टास्क तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मुतमईन करके उन्हें अपने मंशूर पर वापस लाना, क्योंकि ये एक हकीकत है कि एक वक्त था कि जब कराची MQM का गढ़ माना जाता था, लेकिन पार्टी में टूट फूट के बाद तहरीक इंसाफ ने काफ़ी हद तक इसे रिप्लेस किया था। और अब अगर तहरीक इंसाफ को मैदान में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती नहीं है तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिर्फ MQM कर सकती है। लेकिन अगर MQM इस तरह इख्तलाफात का शिकार रहती है तो पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई सियासी टक्कर नहीं दे पाएगा। MQM ने ऐसे किसी इख्तलाफ की बजाय तरदीद तो की है, और आज पाकिस्तान हाउस में उनका राब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ है, लेकिन ये क्या वाकई इस तरह के इख्तलाफात पार्टी के अंदर मौजूद हैं? मैं बात करूँगी सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, MQM में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी, इससे पहले भी इजलास होना था, 2 से 3 बार इजलास सिर्फ इस वजह से क्या मुलतवी हुआ कि ये तय नहीं हो पा रहा था कि इजलास होना कहाँ है, पाकिस्तान हाउस में होना है, बहादुराबाद वाले दफ्तर में होना है, क्योंकि कुछ लोग पार्टी के अंदर ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्या वाकई इस तरह के इख्तलाफात मौजूद हैं पार्टी के अंदर डॉक्टर साहब? देखें, रीयूनिफिकेशन हमारी हुई 11 जनवरी को, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो पॉलिसी लेवल का हो, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं जो किसी अहम फैसले पर हमारे दरमियान कोई बड़ा फर्क आया हो। हाँ, अगर कहीं छोटे मोटे कोई इशू है, कोई तंजीमी मामला है उसमें है, तो वो तो अगर एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें हम 3 कंपोनेंट जो है वो फाइनली अब एक छतरी के नीचे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये दावा करना कि नहीं जी सब रोबोट हैं और सब कुछ जो है एक कमांड पर हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन क्या ये बात तो दुरुस्त थी ना कि पार्टी में ये सोच मौजूद है कि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ये कहीं पार्टी को हाईजैक ना कर लें, पार्टी इनके कब्ज़े में ना आ जाए। और इस बात पर भी इख्तलाफात थे कि इजलास जो पहले मुलतवी हुआ वो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि होना कहाँ है, पाकिस्तान हाउस में होना है। बहरहाल आज तो हुआ पाकिस्तान हाउस में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कतई और कतई मैं इस तासुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करूँगा, डिस्पेल करूँगा। ऐसा कोई तासुर कहीं पर नहीं पार्टी में किसी सतह पे। और अगर कोई फायदा उठाकर किसी पेशेंट का किसी ऐसी चीज में मतलब राई का पहाड़ बनाता है, तो राई होती है तो पहाड़ बनता है। जहाँ राई ना हो तो वहाँ पहाड़ बनाना, तो मेरे ख्याल में वो फिर उसी वक्त पहाड़ वो जमीन बोस हो जाता है, गिर जाता है। और आज तो आज का इजलास जो राब्ता कमेटी का हुआ ये पाकिस्तान हाउस में हुआ?
हम पाकिस्तान हाउस हमारा इंटेग्रल हाउस है, हमारा एक ऑफिस है, पार्टी का दफ्तर है, इलेक्शन ऑफिस उससे बनाया गया। हम इलेक्शन मोड में हैं मेरे ख्याल में, और हमने सबसे पहले इलेक्शन की तैयारी का ऐलान किया। जश्न आज़ादी जो हमने 10 रोज़ा जश्न मनाया, उस वक्त इस ऑफिस को हमने अपना इलेक्शन ऑफिस डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ भी मीटिंग करेंगे, हैदराबाद पे भी करेंगे मीटिंग। तो मेरे ख्याल में इससे तो ये वाजे हो गया ना कि हमारे यहाँ अब ये फर्क नहीं है। हमारे यहाँ एक निज़ाम है मशावरत का, फैसलों का, और वो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। और उसमें पूरी राब्ता कमेटी को भी ज्यादातर उमूर पर एतमाद में लिया जाता है। सही। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं वो जाहिर है सबके सामने हैं, लेकिन इस वक्त कराची में अगर तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम दे सकता है तो जाहिर है वो एक ही पार्टी बचती है जिसका नाम MQM है, आप लोग हैं। तो अब इतना जाहिर है मुकाबला सख्त है, तो इतने बड़े जो फैसले हैं, किसको टिकट देनी है, कौन उम्मीदवार होगा, किस हल्के से किसको खड़ा करना है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट ये फैसले होते हैं। तो ये सारे फैसले किसके हाथ में हैं? देखिए, राब्ता कमेटी के हाथ में, और राब्ता कमेटी के मुकम्मल सलाह मशवरे से अब तक कोई 3-4 नशिस्तों पर तो हम अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं। उनके तो नाम के ऐलान हो भी गए। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता क्या पार्टी में टिकटों की तकसीम पर भी कुछ इख्तलाफात हैं डॉक्टर साहब? यही तो कह रहा हूँ, अगर होता तो ये 4 उम्मीदवारों का हम ऐलान कैसे कर लेते इतनी आसानी से, प्रस्तुति से। और आइंदा के उम्मीदवारों के ऐलान के लिए भी हमारे दरमियान उसी तरह का अमल जारी है, जैसे हमने ये 4 उम्मीदवार जो है वो आपस में सलाह मशवरा करके फाइनल किए। तो मेरे ख्याल में किसी एक फरीक का भी किसी एक उम्मीदवार पर कोई एतराज नहीं, कोई अख्तलाफ नहीं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग चाहेंगे जरूर। देखिए, पीपल्स पार्टी का आपने नाम लिया कि उनसे हमारा, मैं आपको मुस्तरद करता हूँ इस तासुर को भी कि हमारा पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। मैं इस बात को भी मुस्तरद करूंगा कि अगर PTI जो आपको लगता है कि शायद इस वक्त अब किसी बहरान का शिकार है, अगर वो बहरान का शिकार अगर ना हो और वो भी पूरी, तो भी देखिए हमारी 6 से 8 सीटें तो 2018 में भी छीनी गई। जी 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 जी, ये बात तो बिल्कुल तय शुदा है। और दूसरी बात ये है कि हमारा अगर कोई मुकाबला तो हमारे यहाँ अपने परसेप्शन से हो सकता है, जो एक माजी का तासुर, लेगेसी, हमारी किसी परफॉर्मेंस पे जो हम उस तरह से नहीं कर सके। और जो वोटर आपका जब MQM में टूट फूट हुई, जो वोटर आपका कन्वर्ट हुआ जाहिर है PTI में, PTI की ने जाहिर है इसको रिप्लेस तो किया था, MQM के वोटर को भी रिप्लेस किया था। क्या MQM को के लिए आसान होगा उस वोटर को वापस लेकर आना? देखिए, सबसे पहले इस बात को हमें एक्सपोज करना है कि पीपल्स पार्टी का हद सेहत कराची में वोट बैंक 15% है। उस 15% को बल्दियाती हल्का बंदियों में उन्होंने 55% तक लेके अपनी काउंसिल की 20,000 के ऊपर एक हल्का बना के नशिस्तें बढ़ाकर हमारी 70 नशिस्तें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, फिर गरबी और इसी तरह शर्की के इलाकों में उन्होंने जो कुछ भी की, कैरीमेंडरिंग और जिसे कहते हैं रिगिंग, प्री पोल रिगिंग, तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी ने खुद माना और 50 सीटें बाद में बढ़ा दी थी उन्होंने इलेक्शन के बाद। इसी तरह 2018 के हल्का बंदियों में भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने ये किया था। नवाब शाह मीरपुर खास और सक्कर की हमारी सूबा असेंबली की सीट बहुत आराम से निकलती थी, तो वहां पर उन्होंने सब खून मारा। फिर उसके बाद कराची की कम से कम 2 से 3 नेशनल असेंबली की और 4 से 6 सूबा असेंबली की। तो इंशाल्लाह जो मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां होनी है, जिससे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल। पीपल्स पार्टी तो कह रही है हल्का बंदियों की जरूरत ही नहीं है, आप 90 दिन में इलेक्शंस कराएं। MQM कहाँ खड़ी है? इसलिए कि पहली मर्तबा एक बड़ी आबादी बाजियाब हुई है कराची की, जो लापता थी, जो पीपल्स पार्टी के वडेरों ने सूबाई हुकूमत के अपने इख्तियार और वसाइल का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हमारी आबादी को मुसलसल हर मरदमशुमारी में दबाया और अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी थे उनकी आबादी को मसनूई तौर पर एक गैर कुदरती तौर पर जिस तरह बढ़ाया, वो चीजें एक्सपोज हो गई। पहली बार चोर पकड़ा गया, पहली बार हमारी 70 लाख की आबादी। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पकड़ी गई है इसीलिए भाग रही है नई हल्का बंदी? इसीलिए भाग रही है ना, चोर मचाए शोर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी 2 सीटें कम होंगी, कराची की 2 सीटें बढ़ेंगी कौमी की। नहीं, सीटें बढ़ने का तो मामला ही नहीं है ना डॉक्टर साहब, सीटें कैसे बढ़ सकती हैं? ना 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 ना, सीटें बढ़ कैसे सकती हैं? ये तो तय हुआ था, सीटें तो सूबों को मिलनी नहीं है, बढ़नी नहीं है। सीटें बढ़ने का मामला हो तो फिर आइन में अमेंडमेंट की जरूरत होगी ना, तो कौमी असेंबली है नहीं, 2/3 है नहीं। असल में आप इस्लामाबाद में शायद बैठी है ना, तो आपकी शायद मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ।
लाहौर में, सॉरी आप लाहौर में हैं, तो मसला पता है क्या, मसला ये है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर नहीं होंगी सीटें, लेकिन एक ही सूबे में अगर आबादी की रफ्तार, आबादी के इजाफे में वाज़ेह फर्क है तो इसीलिए। लेकिन सर सीटें नहीं बढ़नी, सीटें वही रहेंगी सूबों की भी। अरे बाबा मैं कह रहा हूँ कि सूबे की नहीं बढ़ेगी, लेकिन सूबे की कुछ डिस्ट्रिक्ट से सूबे के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी। तो हाँ जी, हल्का बंदियां, बिल्कुल ये बात है ना, सीटें बढ़ना और मामला है। हल्का बंदियों में जब आप आबादी को बढ़ा देंगे किसी एक हल्के में उसको बराबर करने के लिए, सर वो डिफरेंट चीज है सर। इस तरह नहीं, मैं पंजाब की नहीं कह रहा, क्लेम कर रहा कि वहाँ की कुछ सीटें हमें मिलेंगी या पंजाब की बलूचिस्तान को मिलेगी, नहीं, लेकिन सिंध के अंदर अगर 60 या 61 सीटें कौमी असेंबली की हैं, हाँ? कराची की उसमें से 21 थी, तो कराची की वजह तौर पर मुझे उम्मीद और यकीन है कि वो 23 हो जाएंगी, ये मैं कह रहा हूँ। और वो कहीं की कम होगी सिंध ही के अंदर, अंदरून सिंध में, दही सिंध में कहीं कम होगी, क्योंकि जो आबादी का तनासुब बना है और उससे जो हल्का बंदियां होंगी, तो यही तो असल कैच है सारा, यही तो असल मसला है जिसका रोना है। बहरहाल पीपल्स पार्टी कह रही है कि सीटें, शहरों की भी सीटें किसी भी किस्म की, वो कह रहे हैं कि सीटें तो बढ़नी नहीं थी, इसलिए हल्का बंदियों की जरूरत ही नहीं है, उनके तो मफाद में नहीं है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।